Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 1 Introduction of Comparative Criminal Justice System. Let's quickly go through the synopsis first. In this module we will cover meaning and significance of comparative criminal justice कि comparative criminal justice होता क्या है, meaning, significance that is उसका importance, comparative perspective on criminal justice and its main components, overview of an impact of international criminal justice on comparative criminal justice, impact of comparative criminal justice on Indian criminal law. So let's get started. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. लेट्स सी, इजी टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है, समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो एंड बस एक दो बार अच्छी से सुन लो. यू विल बी एबल टू राइट दिस इन एग्जाम, डोंट वरी. फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट अपलोडिंग मॉड्यूल 1, आई मीन ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस ये एक सब फील्ड है क्रिमिनल जस्टिस का. अभी क्रिमिनल मतलब क्या कि जो भी क्राइम है दैट इज क्राइम ब्रांच ऑफ लॉ. फिर क्रिमिनल जस्टिस का सब फील्ड है कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस विच कंपेयर्स द जस्टिस सिस्टम वर्ल्ड वाइड. सच स्टडी कैन टेक अ डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल अप्रोच. तो यहाँ पे सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर, गोल्स, पनिशमेंट एंड एम्फोसाइज ऑन राइट एज वेल एज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल stature of different systems are compared, and it is common to broadly categorize the functions of criminal justice system into. अब जो functions है like policing, adjudication यानी कि कोर्ट, corrections, ये सारे functions को broadly categorize करना and उनको study करना, ये पूरा हमारा सिलेबस है comparative criminal justice का. यहाँ पे 4 चीज़ें हम देखते हैं. 4 different types of societies, their methods of enforcement, different types of punishment जो किसी क्रिमिनल को दिए जाते हैं लाइक कैपिटल पनिशमेंट या imprisonment. There are different types of legal tradition and we analyze the issue, how they were solved and created. Information is used in order to learn effective ways of enforcing law and to identify and solve problems that may arise within a system due to its methods. तो हम ये सारा इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम जो अराइज हुई है विद इन दिस सिस्टम. कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन क्रिमिनल जस्टिस एंड इट्स कंपोनेंट. तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स दिए हैं. पहला है क्रिमिनल जस्टिस एंड इट्स मेन कंपोनेंट्स इन यूएसए, दूसरा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ओवरव्यू, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर. तो हम ये तीनों देखेंगे अभी. फर्स्ट, क्रिमिनल जस्टिस एंड इट्स मेन कंपोनेंट्स इन यूएस. तो यूएस के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स है, लॉ एनफोर्समेंट, द कोर्ट एंड द करेक्शन. यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है डिफरेंट स्टेजेस पे. अब हम ये तीनों कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट है लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स. तो अब लॉ एनफोर्स करने वाले ऑफिशियल्स की बात हो रही है ये, लाइक पुलिस फॉर एग्जाम्पल. अब ये पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल है लॉ अपहोल्ड करने के लिए. तो इनका काम क्या है, वो इंसान को पकड़ना जो लॉ ब्रेक कर रहा है. तो बेसिकली इनका काम है कि ये अपना प्रेजेंस बनाए रखे कम्युनिटी पे, अपना कंट्रोल बनाए रखे और चेक करे कि क्या सब काम सेफली, सिक्योरली चल रहा है और देयर इज़ नो क्राइम. मतलब क्राइम को कंट्रोल करना लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स का काम है. तो दे शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ. उनको क्रिमिनल लॉ का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सिटीजन्स राइट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि वो उनके राइट्स वायलेट होने से उनको बचा सके. तो लॉ इन्फोर्समेंट बस पुलिसिंग नहीं है, बट पेट्रोल ऑफिसर्स, शेरिफ्स, डिटेक्टिव्स, फेडरल एजेंट्स, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स, गेम एंड पार्क रेंजर्स एंड कैंपस लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल सब लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स में आते हैं. अलॉन्ग विद इट न्यूमरस स्टेट एंड फेडरल एजेंसीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द लॉ. नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन देयर इज़ अ रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट. अब लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल का रोल क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लेंट्स फ्रॉम पब्लिक, कि पब्लिक से जो कंप्लेन आती है उस पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे. बाद में क्राइम इन्वेस्टिगेट करेंगे,
एविडेंस कलेक्ट करेंगे, विटनेसेस का इंटरव्यू लेंगे, अरेस्टिंग एंड डिटेक्टिंग सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स, जो सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स है यानी कि जिन पे उन्हें डाउट है कि दे आर द ऑफेंडर्स, उसको अरेस्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, लाइजिंग विद प्रोसिक्यूटर्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, कंडक्टिंग पेट्रोल्स मतलब सेफ्टी इंश्योर करेंगे, हर जगह ध्यान देंगे, पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी मेंटेन करेंगे और कम्युनिटी में क्राइम को प्रिवेंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। तो ये लॉ एनफोर्समेंट का काम हो गया। नेक्स्ट इज कोर्ट सिस्टम। अब यूएस कोर्ट सिस्टम ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं एज अ जज, एज अ बेलिफ्स, एज अ कोर्ट क्लर्क। Public prosecutors are responsible for initiating criminal proceedings against an individual. तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो इनिशिएट करे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, और उनका जॉब है कि वो डिफेंस अटॉर्नी रिप्रेजेंट करे तो दोज चार्ज विद क्राइम्स इन कोर्ट। ज्यूरी मेंबर्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं कोर्ट सिस्टम का। दे आर सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ पूल ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। जूरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक वर्डिक्ट डिलीवर करे ऑन द डिफेंडेंट्स गिल्ट या इनोसेंस फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ क्राइम। कोर्ट नेटवर्क itself is broken into municipal and trial courts, कोर्ट्स ऑफ अपील्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट को भी, जो कोर्ट नेटवर्क है वो भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले म्यूनिसिपल या ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, फिर कोर्ट्स ऑफ अपील, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, विच इज़ द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब फाइनल कोर्ट। हर कोर्ट में हियरिंग दी जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस की, लाइक ट्रैफिक वायलेशन, misdemeanors, other small cases, non-jury cases are typically heard in municipal court in the presence of single judge। तो ये सारे केसेस म्यूनिसिपल कोर्ट में सिंगल जज के सामने हियर होते हैं। बाकी जो क्रिमिनल केसेस है, सीरियस मिसडिमेनर से या फेलनी से या और सीरियस टाइप के है, तो वो स्टेट ट्रायल कोर्ट्स में होते हैं। वहाँ पे जूरी इज़ प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। अब कोर्ट सिस्टम का रोल क्या है कि दे विल डिटरमाइन द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिफेंडेंट, फेयर ट्रायल इंश्योर करेंगे, दे विल अपहोल्ड कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, सिस्टम सेंटेंसिंग ऑफेंडर्स फॉर क्राइम्स कमिटेड, जो ऑफेंडर्स ने क्राइम कमिट किए उनको सेंटेंस करना, उन पे पेनाल्टी इशू करना या इम्प्रिजनमेंट, एंड सीकिंग द जस्टिस एंड डिस्कवरिंग द ट्रूथ। तो ये सारे रूल्स है कोर्ट सिस्टम के। And the third point is correction. Correction deals with criminals who have been tried and found guilty of a crime. तो correction किसकी बात कर रहा है? ऐसे criminals जो already guilty ठहरा दिए गए हैं, and now its role is to separate offenders from society. इनको society से separate करना, carry out their sentences, मतलब उनकी punishments carry out करना जो कोर्ट ने सुनाई है, एंड इंश्योर करना कि जो ऑफेंडर्स है दे आर कॉन्विक्टेड, दे सर्व देयर टाइम, कि जो जितने भी टाइम के लिए उनको जो पनिशमेंट दिया है वो उतने टाइम के लिए वो पनिशमेंट फॉलो कर रहे हैं। ये एक नेटवर्क ऑफ कंट्री है, लाइक सिटी जेल्स, जहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है एंड दे हैव टू सर्व द टाइमिंग। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर चेक करो कि ऑफेंडर्स वेदर दे आर ऑफेंडर्स आर given community service or electronic monitoring instead of jail time or are granted early release from prisons। तो ये सब भी करेक्ट करना करेक्शन डिपार्टमेंट का काम है। ये प्रोफेशनल्स काम करते हैं विद इन द करेक्शन सिस्टम। दे ऑल्सो वर्क विद दिस ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन और पेरोल, हेल्पिंग टू रिहेबिलिटेट देम एंड सुपरवाइजिंग देम इन द कम्युनिटी। तो या तो इनको रिहेबिलिट करने में वो हेल्प करते हैं या उनको सुपरवाइज करते हैं। अल्टीमेट गोल ये है कि द री इंटीग्रेट एक्स ऑफेंडर्स इनटू सोसाइटी होपफुली सो दे विल नेवर कमिट अ क्राइम अगेन। तो बेसिकली उनको सुधारना इज़ द वर्क ऑफ करेक्शन टीम, कि ताकि ये वो क्राइम फिर से ना करे। तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ करेक्शन टीम, कि वो सुपरवाइज करेंगे क्रिमिनल्स को जिनको सेंटेंस दिया गया है ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो उनका डे टू डे रूटीन देखते रहेंगे, उस पर कंट्रोल रखेंगे, वो सुपरवाइज करेंगे उन ऑफेंडर्स को या उन क्रिमिनल्स को या फॉर्मर ऑफेंडर्स को ऑफ द कम्युनिटी। वो
वो हेल्प करेंगे इन रिहैबिलिटेटिंग ऑफेंडर्स थ्रू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, गिविंग रिकमेंडेशंस ऑन सेंटेंसिंग एंड रिलीज, रिपोर्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ डिटेनीज एंड प्रोबेशंस टू द कोर्ट्स। तो ये रोल हो गया करेक्शन सिस्टम का। अब हमने यूएस का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखा। नाउ वी विल सी द ओवरव्यू ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ब्रिटिश मॉडल है। देयर इज़ अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ द रोल एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ, ऑब्वियसली 3 सिस्टम है इंडिया में, लेजिस्लेचर द लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, एंड जुडिशरी अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसको पनिश करता है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड देयर इज़ अ फ्री प्रेस। पेनल फिलोसॉफी, इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। सो हमने ये कंसेप्ट एक्सेप्ट किया है कि हमको क्राइम प्रिवेंट करना है। एंड ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, अगर क्राइम हो गया है, देयर इज़ अ क्रिमिनल, तो उसको कैसे सुधारना है कि ताकि आगे वो क्राइम ना हो, विच हैव बीन रीइटरेटेड बाय मेनी जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। विक्टिम्स के पास कोई राइट नहीं है अंडर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और स्टेट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उनको प्रोसिक्यूट करने की, पनिश करने की, बाय ट्रीटिंग द विटनेस एज मेयर विटनेस। सो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। तो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 लॉज आते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, इंडियन पेनल कोड जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ इंडिया सीआरपीसी, और लास्टली इंडियन एविडेंस एक्ट। अब लेजिस्लेटिव पावर्स यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को होती है, दैट दे कैन मेक द लॉ। तो लॉ मेकिंग फंक्शंस को डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉज यूनियन पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं, और जहां पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर है लॉ बनाने का, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इम्पैक्ट ऑफ कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस ऑन इंडियन क्रिमिनल लॉ। अब इंडियन क्रिमिनल लॉ पे क्या इम्पैक्ट है कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस का। सो हियर वी विल सी 7 पॉइंट्स। पहला तो क्या गोल है कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी का, फिर इंडियन जुडिशरी सिस्टम, नीड टू रिफॉर्म इन क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम, रोल ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम चेंजेस एंड रिफॉर्म्स, कंक्लूजन। तो सबसे पहले द गोल्स ऑफ कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी। कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी के काफ़ी गोल्स है। सम आर वेरी ऑब्वियस कि हमको जो क्राइम हुआ है उसको किस तरीके से रोकना है, वी नो दिस। सो बेसिकली स्टडी ऑफ क्राइम इन इंटरनेशनल सेटिंग। कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी अटेंड्स मेनली टू अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल। पहले तो क्रिमिनल को समझना है, उसको पनिश करना है, फिर ये देखना है कि क्या वो पनिशमेंट उसको ठीक से दी गई है कि वो सुधर जाए। तो अब यहाँ पे गोल्स में कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स नीचे दिए हुए हैं। एक्सटेंडिंग थेरीज बियॉन्ड कल्चरल एंड नेशनल बाउंड्रीज। तो कंपैरेटिव रिसर्च एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्रिमिनोलॉजी थेरीज को which are typically generated within the context of particular nation states to be given a wider hearing. Assessing the performance of national criminal justice system. तो comparative criminology का रोल है कि वो असेस करे नेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का परफॉर्मेंस, उनको करेक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल पुलिस, कोर्ट्स एंड करेक्शंस, कि किस तरीके से वो काम कर रहे, उनका बिहेवियर असेस करना, उनका परफॉर्मेंस असेस करना। थर्ड इज इवैल्यूएटिंग नेशनल क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी। तो कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस also promise to yield insight into the efficacy of various policy initiatives. For instance, are high levels of gun violence inevitable in the United States because it harbors a gun culture? Perhaps there are other countries that have a high level of gun ownership but a low rate of gun crime. तो अब जैसे इंडिया में गन अगर कैरी करना है तो वी नीड अ परमिशन, बट यूएस में गन कल्चर है जहाँ पे बहुत लोगों के पास गन है बट देयर इज़ अ लो रेट ऑफ गन क्राइम। तो अगेन इट डिपेंड्स कि कहाँ पे क्या रूल्स बनाने हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पीपल, उनका बिहेवियर। कोऑर्डिनेटिंग द फाइट अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम। अनदर रिस्पॉन्स टू कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी ये है कि वाई डू कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी? तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्राइम,
expressed in increasingly popular notion of transnational crime, points to the need for a coordinated और transnational criminal justice response. यहाँ पे बेनिफिट्स एक्सटेंड करते हैं नॉट ओनली टू प्रीवियसली जो प्रोविजनल्स थे, बट इट ऑल्सो बिकम मोर फुल्ली यूनिवर्सल. Central to the prosecution's coordinated efforts is greater international understanding, because the more one knows about another people, society or culture, the greater the potential to understand their actions and responses to problem and situation. तो जितना ज़्यादा हम अंडरस्टैंड करेंगे द पीपल, सोसाइटी या कल्चर, उतने ज़्यादा चांसेस है कि हम उनका प्रॉब्लम समझेंगे, सिचुएशन समझेंगे और सोल्यूशन दे पाएंगे या इमीडिएट एक्शन ले पाएंगे. तो सबसे पहले हमने गोल्स ऑफ कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी देखा. अब हम देख रहे हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम. इंडियन जुडिशल सिस्टम का हिस्ट्री प्री ब्रिटिश डेज से आता है. लाइक 1937 में अपील ऑफ द हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए थे. 18th सेंचुरी में यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ जुडिशरी एमर्ज किया गया था. गवर्नमेंट का फोकस था कि एक सिस्टमैटिक जुडिशल सिस्टम हो आफ्टर इंडिपेंडेंस. इन वन सेंस जस्टिस मीन्स, जस्टिस मतलब क्या, जिसके साथ गलत हुआ है उसको रिलीफ मिले. अ ग्रांट ऑफ एक्सपीडियस मतलब फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव एंड लेस कॉस्टली, या हम उसको चीप बोल सकते हैं. रिलीफ टू द पर्सन हु अप्रोच टू द कोर्ट, कि जो भी पर्सन कोर्ट के पास न्याय मांगने आ रहा है उसको फास्ट, एकदम स्पीडी और चीप यानी कि सस्ती, एकदम कम पैसों में रिलीफ मिले जो भी कोर्ट के पास आ रहा है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जस्टिस कभी भी किसी को विद इन टाइम मिले. तो इसके लिए इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंसान को रिलीफ मिलेगा कब, जब जुडिशरी इफेक्टिवली काम कर रही है, विद इन टाइम काम कर रही है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेंडर पब्लिक जस्टिस और टू पनिश क्रिमिनल्स. द क्रिमिनल ट्रायल जस्टिस डज नॉट मीन ओनली फॉर द अक्यूज्ड, ये सिर्फ अक्यूज्ड के लिए नहीं है पर विक्टिम के लिए, ताकि लॉ और ऑर्डर मेंटेन्ड रहे. द कोर्ट शुड ऑलवेज मेंटेन द पब्लिक फेथ ऑफ द पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. सी पॉइंट, नीड टू रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम. अब चेंजेस कॉन्स्टेंट है, चेंज होते ही रहता है, उस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी चेंजेस या रिफॉर्म्स लाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अगर चेंजेस नहीं ला रहे हैं तो दैट विल बी इनइफेक्टिव, फिर वो उतना उसका इम्पॉर्टेंस नहीं रहेगा, केस डिस्पोजल्स में डिले होगा, देयर विल बी अ पुअर प्रिजन कंडीशन या लैक ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉयज़. तो हमेशा रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है. कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम, दो कंपोनेंट्स है, पुलिस और जुडिशरी. आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, रिफॉर्मेटरीज एंड पब्लिक ऑर्डर. पुलिस फ्रंट लाइन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, जो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. अब पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, इंडियन गवर्नमेंट अनविलिंग है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी चेंजेस हो इन द कॉलोनियल लॉ, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग द नेशनल पुलिस कमीशन. पुलिस अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है, इट इज़ रिजल्टेड फ्रॉम द कंसर्न ऑफ मैनी पुलिस मेकर्स एंड पुलिस एग्जीक्यूटिव. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिसेंट्रलाइजेशन. इंडियन पुलिस एक्ट इज़ लैकिंग इन दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस. कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल जो भी काम तुमको दिया है या जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो तुम ठीक से कर रहे हो, यू आर अकाउंटेबल टू इट. तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ठीक से नहीं हो रही है इंडिया में, उस चीज़ में इंडिया लैग कर रहा है. देर आर वेरियस मेथड्स टू चेक द पुलिस अकाउंटेबिलिटी, बट हम वो लैग कर रहे हैं. पुलिस सिस्टम भले ही फ्रंट लाइन है और ये हमने ब्रिटिश से एस्टैब्लिश किया हो, बट हमको पुलिस रिलेटेड कुछ लॉज बनाने होंगे जिससे वो अकाउंटेबल हो. एंड देन वी हैव टू टेक रिफॉर्म्स, क्योंकि रिफॉर्म्स भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सजेशंस या इम्प्रूवमेंट्स. जुडिशल व्यू ऑन आर्बिट्री अरेस्ट एंड इलीगल डिटेंशन. पुलिस के पास पावर है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या ग्रॉसली अब्यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ एनालाइज्ड बाय द केस ऑफ D.K. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इस केस में कोर्ट ने स्ट्रीमलाइन किया था द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द अरेस्ट. कोर्ट रिटरेटेड द प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट इन फॉर्म आर्टिकल 21 एंड 21(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली. जुडिशरी, अब जुडिशरी भी एक वाइटल रोल प्ले करता है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कोर्ट की कि वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करे, गिव रिलीफ टू द विक्टिम, जिसके साथ गलत हुआ है उसको रिलीफ दे,
क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दे। तो सिर्फ विक्टिम ने क्रिमिनल्स को भी कंसीडर करना है ताकि राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रोटेक्ट हो और विक्टिम को पनिशमेंट मिले। रोल ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 372(2) is the purpose of bringing the provision of any law in accordance with the provision of the Constitution. President can adopt या modify the law where the amendment is necessary. President of India. अब limitation on the power of article, limitation on the power of the arrest system. Limitation on the power of arrest system. अब जो पावर्स है अरेस्ट के वो किसके पास है, पुलिस के पास है, और प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1908 भी एक्सटेंसिव पावर देता है पुलिस को टू अरेस्ट अ पर्सन जो कि सस्पेक्टेड क्रिमिनल है इन सेक्शन 41, 42 एंड 151 ऑफ द कोड। सेक्शन 436A of the CRPC says that maximum period for the trial prisoner can be detained. This section is for the human rights to arrest the person. इस सेक्शन स्पेसिफिकली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी इंसान को अरेस्ट करने के लिए बनाया गया है। इट इज़ फुल्ली डिपेंड ऑन द जुडिशरी टू रिलीज दिस राइट्स। सेकेंड पॉइंट, जज शुड बी सेंसिटाइज्ड। देयर इज अ नीड ऑफ जज, दे शुड कीप अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। तो जजेस कैसे होने चाहिए, उनका रोल प्रोएक्टिव होना चाहिए, नॉट रिएक्टिव। अब बहुत से जजेस ऐसे हैं जो खुद से ही खुद को डिसक्वालीफाई कर देते फ्रॉम एडवांसिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एज दे आर हैविंग फैशन एंड ओल्ड जस्टिस एटीट्यूड। एंड तो ऑब्वियसली रिफॉर्म लाना ज़रूरी है जैसे हमने बोला। एंड ऑल्सो दे बिलीव इन जस्टिस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। देयरफॉर जस्टिस रिसाइड इन द हार्ट नॉट इन द जज इंटेलेक्ट ओनली। तो ऑब्वियसली जज का हार्ट एंड ब्रेन बोथ शुड वर्क, जज शुड बी सेंसिटाइज्ड। Only judiciary reforms are a matter of serious concerns which require the effective enforcement of the activeness of the judge. तीसरा पॉइंट है limitation on the adjournment of a case. In granting the adjournment becomes role in place of exception या केस के डिस्पोजल में डिले. These are the major factors of adjournment. Adjournment मतलब उस दिन के लिए कैंसिल होकर आगे की डेट। तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो अर्ली डिस्पोजल ऑफ केस करे, बार बार केस को अर्जन ना करे, लाइक तारीख पे तारीख थिंग। डी, पावर टू ग्रांट द रेमेडी। सेक्शन 165 ऑफ CRPC पावर देता है कि वो रेमेडी ग्रांट करे जो भी इंसान को जो जुडिशरी कस्टडी में है एंड विच डज नॉट एक्सीड द डेज, दैट इज मोर देन 15 days एट अ टाइम। तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो केस डायरी को एग्जामाइन करे, मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर करे और फिर डिसाइड करे कि क्या रिमांड ग्रांट करना है विक्टिम को। एक केस लॉ दिया है लोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वहाँ पे बोला था कि अ पर्सन हु इज़ हेल्ड इन कस्टडी इज एंटाइटल्ड टू हैव वन रिलेटिव और अदर पर्सन हु नोज हिम and is the duty of the police officer to inform the arrested person when he is brought to likely to take interest in the welfare told as far as practicable that he has arrested and the police. He has arrested by the police. Due care and caution in case of the bail application. अब सेक्शन 436 ऑफ CRPC बात करता है बेलेबल ऑफेंस रिलेटेड प्रोविजंस की। तो जहाँ पे बेल ग्रांट हो रही है वहाँ पे ड्यू केयर लेना है कोर्ट को, या कोर्ट की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर केयर ले कि किस पर्सन को बेल देना है या नहीं, वो कोर्ट को डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्ट्स। कोई फास्ट रूल नहीं है रिगार्डिंग द टाइम ऑफ ग्रांटिंग ऑफ बेल। F, स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिशियल सिस्टम चेंजेस एंड रिफॉर्म्स। सबसे पहले लोक अदालत, ये एक फोरम है जहाँ पे केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये एक स्टैट्यूट है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। लोक अदालत मूवमेंट हैज़ बिन स्ट्रेंथन्ड आफ्टर 31 December 2007। मोर देन 6,98,000 लोक अदालत हैव बिन हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इंडिया में मोर देन 6,98,000 लोक अदालत है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी, ये एक सेटअप है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है टू द जुडिशियल ऑफिसर्स
पुलिस डेवलपमेंट एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फॉर ग्रेटर इफिशिएंसी, असेस एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड किया जाता है। लीगल एड यानी कि लीगल हेल्प, कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है कि फ्री लीगल हेल्प पुअर या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दी जानी चाहिए ताकि उनको जस्टिस मिले। In 1987, Legal Services Authorized Act was enacted by the Parliament. Alternative dispute redressal, कोर्ट का टाइम बचाने के लिए एंड मैटर को जल्दी से सुलझाने के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मेथड्स भी लाए गए हैं, लाइक कंसिलिएशन, मीडिएशन, जिससे आदमी को कोर्ट के पास न जाते हुए थ्रू आर्बिट्रेटर या थ्रू मीडिएटर या कंसिलिएटर वो अपना मैटर सुलझा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को इम्प्लीमेंट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि किसी भी पर्सन को राइट हो टू नो द पब्लिकली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। अपीलेंट ऑफिसर्स ऑल्सो अपॉइंट किए गए थे इस एक्ट के अंदर। मीडिएशन का काम है कि वो फैसिलिटेट करे द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेंसुअल सॉल्यूशन बाय द डिस्प्यूटिंग पार्टी। मीडिएशन का प्रोसेस ओवरसी किया गया था बाय द नॉन पार्टीशन थर्ड जस्टिस, बट मीडिएटर का काम है कि वो दोनों पार्टीज की बात सुने और फिर वो अकॉर्डिंगली सोल्यूशन दे। नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल ऑन 21 दिसंबर 2005, नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एनेक्ट किया गया था फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। ये फोर्स में लाया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नोटिफिकेशन। Conclusion, if the administration of the justice wants to give a good result, अगर administration of justice यानी कि कोर्ट्स अगर good result देना चाहते हैं तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो एक्ट करे with great promptitude, मतलब promptly काम करे, इनोसेंट पर्सन को इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाए और गिल्टी पर्सन को पनिश किया जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। डिले ऑफ केस इन इंडिया इज़ नॉट अ न्यू प्रॉब्लम, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है और एडजुडिकेशन या एडजर्नमेंट बार बार होता है। ऑन दी अदर पार्ट, जुडिशियल सिस्टम शुड बी वेरी टाइमली एंड शुड बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर रहेगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए तो ही क्रिमिनल जस्टिस मिलेगा लोगों को, एंड डिले शुड नॉट बी देयर। आर्टिकल 21 बात करता है स्पीडी जस्टिस आर इनएस्केपेबल, मतलब स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को। रिसर्चर फाइंड दैट नंबर ऑफ कमिटी वेर कंस्टिट्यूटेड टू एग्जामाइन द प्रॉब्लम ऑफ डिले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्यूटी इम्पोज करता है जुडिशियल सिस्टम में फॉर प्रोवाइडिंग अ लीगल मैकेनिज्म विच डील्स विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू जस्टिस। इंडियन कोर्ट्स डिफरेंट लेवल्स पे है and different types of cases are pending और number of cases pending are increasing day by day। तो इंडियन जुडिशरी से एक्सपेक्टेड है कि it should be a sword, sentinel and shield of right of humblest millions with an assurance to bring justice। तो तुमको millions of people के rights को protect करना है and assure करना है justice। तो ये था हमारा मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक बार फिर से सिनॉप्सिस देख लेते हैं। हमने कवर किया कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस होता क्या है एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फिर उसके मेन कंपोनेंट्स में हमने यूएस, इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। उसके बाद हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस देखा एंड देन इम्पैक्ट ऑफ कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस ऑन इंडियन लॉ, उसमें हमने 7 पॉइंट्स देखे। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ये फर्स्ट मॉड्यूल था ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।